हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी क्लास में, बहुत ही सिंपल सी क्लास में हम प्रोनाउन के एक और एस्पेक्ट को जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और आज जो एस्पेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात करें कि इनका यूज किस लिए किया जाता है, तो इनका यूज किया जाता है किसी भी वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज किया जाता है किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को या फिर वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए। किसके लिए? पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है। तो अब ये कौन कौन से होते हैं उनको जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा सीख लेते हैं। ये बहुत इजी सी चीज है, बचपन में ही आप पढ़ चुके होंगे। ये कौन कौन से होते हैं? दिस, और दिस के साथ दैट, और क्या हो सकता है? दीज और दोज। और कभी कभी इसमें आ जाता है सच। सच, ये वही सच है जो तुम नहीं बोलती। ठीक है। हाँ जी। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ये जो दिस और दैट, ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं ये दोनों? ये दोनों होते हैं सिंगुलर, है ना। दिस और दैट क्या हो गए? सिंगुलर हो गए। और ये जो दीज और दोज हैं, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं प्लुरल। ठीक है। दिस और दैट क्या हुए? ये सिंगुलर हुए। और दीज और दोज क्या हुए? ये प्लुरल हुए। और ये जो सच है, ये बाहुबली है, सिंगुलर भी हो सकता है और उसके साथ साथ ये प्लुरल भी हो सकता है। समझे आप? तो ये कुछ इस तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं इनके साथ में किसका यूज किया जाता है वो समझ लेते हैं। कि अगर दिस और दैट हैं तो इनके साथ जो आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए? वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि या तो आएगा इज, या आएगा वॉज, या आएगा डज, या फिर आएगा हैज। जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। कैसी होगी? वो हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है। और ये जो दीज और दोज हैं इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी होगी? वो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है। और सच के बाद में जो यहाँ पर जिस तरीके का नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है। अब दो बातें आपको समझनी है, वो भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से। दो बातें समझनी है वो भी बहुत ही ध्यान से। चलो आप वो दो बातें समझते हैं। कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव लिखे हुए हैं यहाँ पर, दिस दैट दीज दोज, ये जो दिस दैट दीज दोज है ना, ये दो तरीके से काम करते हैं। वही दो तरीके समझ लेते हैं। कि अगर इस दिस के बाद में, अगर इस दिस के बाद में यहां पर अगर कोई नाउन आ गया, क्या आ गया? नाउन आ गया, तो ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव तो है लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। उस केस में ये क्या बन जाएगा? उस केस में बन जाएगा ये एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन से पहले किसकी जगह होती है? नाउन से पहले जो जगह होती है वो होती है एडजेक्टिव की। नाउन से पहले कौन आता है? नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। तो अगर इस दिस दैट दीज दोज इनके बाद में अगर नाउन आ गया तो ये काम करेंगे एडजेक्टिव का। लेकिन इनके बाद में अगर नाउन ना आए, क्या आ जाए फिर? अगर नाउन ना आए तो क्या आएगा? फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो अगर इन दिस दैट दीज दोज के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है। अगर इनके बाद में नाउन आ गया, ये जो है, ठीक है, इनके बाद में अगर नाउन आ गया, क्या आ गया? नाउन आ गया, तो ये क्या बन जाएंगे? तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। और अगर इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये क्या बन जाएंगे? तो ये वहां पर प्रोनाउन का काम करेंगे। चलो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे इसको। ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज माई कार। तो ये जो दिस है, इस दिस के बाद में क्या कोई नाउन है? नहीं, यहाँ पे नाउन नहीं है। यहाँ पे तो क्या है? ये सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब दी गई है। अगर इस दिस दैट दीज दोज के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये किसका काम करते हैं? ये काम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। किसका काम करते हैं ये? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं ये। ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप, समझ ही पाएंगे। और अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिख दें, इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं इस वाले सेंटेंस को, तो अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव है इसके तुरंत बाद किसका यूज किया जा रहा है? इसके तुरंत बाद यूज किया जा रहा है नाउन का। अगर इस दिस दैट दीज दोज यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं इनके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं दिस दैट दीज दोज, इनके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव हैं ये कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव बन जाते हैं? ये बन जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
लेकिन अगर इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं क्या, तो ये बन जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये एडजेक्टिव बने हुए हैं यानी कि इनके बाद में नाउन आ रहा है, तब क्या होगा केस, उसको जानते हैं। तो ये जो दिस होता है ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये ऐसी चीज के लिए यूज किया जाता है जो सिंगुलर है। कैसी चीज है, जो सिंगुलर चीज है, और सिंगुलर होने के साथ साथ वो चीज कैसी, वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, नियर होनी चाहिए, यानी कि पास होनी चाहिए, ठीक है। और अगर दैट की बात की जाए तो ये दैट भी सिंगुलर के लिए आता है, लेकिन दैट ऐसी चीज के लिए यूज किया जाता है जो कंपैरेटिवली कैसी है, दूर है, यानी कि फार है। जैसे कंपैरिजन किया जाए, ये स्क्रीन है, वो लैपटॉप है, तो पास कौन है, पास है स्क्रीन, दूर है लैपटॉप, ठीक है। तो जो पास है चीज और सिंगुलर है तो उसके लिए आएगा दिस, दिस इज अ स्क्रीन, एंड दैट दैट इज अ लैपटॉप, क्योंकि जो चीज पास है उसके लिए दिस, और जो चीज दूर है उसके लिए दैट का यूज किया जाता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दीज और दोज में, कि अगर ये दीज आएगा या फिर दोज आएगा, ये दोनों कैसे नाउन के लिए आते हैं, प्लुरल के लिए आते हैं, दोनों के दोनों कैसे नाउन के लिए आते हैं, प्लुरल के लिए आते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, दीज किया जाता है यूज ऐसी चीज के लिए जो नियर है, नियर यानी कि पास है, और दोज ऐसी चीज के लिए यूज किया जाता है जो दूर है, फार अवे, ठीक है। और ये जो सच होता है इसके बाद में दोनों ही दोनों ही तरीके के नाउन आ सकते हैं, सिंगुलर भी आ सकता है और प्लुरल भी आ सकता है, ठीक है ना। ये इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दिस दैट के साथ हमेशा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, और आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी हमेशा सिंगुलर होगी। और दीज दोज के साथ जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लुरल होगा, तो आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी हमेशा प्लुरल हेल्पिंग वर्ब होगी। और यहाँ ये डिसाइड करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जिनके बाद में जो नाउन आ रहा है, जैसा नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, अगर सिंगुलर नाउन दे रखा है तो वो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, और अगर प्लुरल नाउन दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल हो जाएगी। समझे आप, ये वाली चीजें आपको जाननी है, पढ़नी है, समझनी है और सीखनी है। अब दीज और दोज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, ये रखी हुई हैं किताबें, ये किताबें हैं, तो किताबें एक से ज्यादा हैं, यानी कि वो प्लूरल हो गई। जो चीजें प्लूरल हो जाएं और हमारे पास हो तो उसके लिए यूज किया जाता है दीज का, उसके लिए यूज किया जाता है दीज का, तो ये हो जाएगा दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, ठीक है। और वो वहां पर बेंचेस हैं, वहां पर वो पास नहीं है, वो थोड़ी सी दूर है, इन किताबों के कंपैरिजन में वो जो बेंचेस हैं वो दूर हैं। तो अगर कोई वस्तु जो प्लूरल है लेकिन दूरी पर है तो उसके लिए यूज किया जाता है दोज का, दोज आर बेंचेस, दोज आर बेंचेस, दीज आर बुक्स क्योंकि ये पास है, तो जो प्लूरल है और पास है उसके लिए दीज का यूज किया जाता है, और जो चीजें प्लूरल हैं लेकिन दूर हैं उनके लिए हम दोज का यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको वो बेसिक फाउंडेशन और बेसिक सिंपल रूल भी पता चला होगा कि ये दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, वो जानना भी इंपॉर्टेंट है, समझे आप। अब इनके कुछ बेसिक बेहतरीन से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन, अब इसमें हमें दिस और दैट को फिल करना है, थोड़े हार्ड लेवल से क्वेश्चन एक्सरसाइज की स्टार्ट किए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इनको समझो बहुत ध्यान से। वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्प डैश एक्सरसाइजेज द बॉडी एंड डैश एक्सरसाइजेज द ब्रेन। तो जब इस तरीके से दिस या दैट का यूज करना हो तो ना बैकवर्ड चलते हैं, कैसे चलते हैं, बैकवर्ड, इस तरीके से। तो यहां पर जो पहला नाउन आ रहा है उसको पास वाला नाउन मानेंगे और इसके लिए क्या लगा देंगे, यहां पर दिस लगा देंगे, ठीक है ना। और ये वाला नाउन, इसको जब बैकवर्ड चलेंगे तो इस वाले नाउन को मानेंगे दूर, तो जो दूर नाउन होता है उसके लिए किसका यूज करते हैं, हम दैट का यूज करते हैं, समझे आप। कई बार स्टूडेंट इनको चेंज कर देता है, चेंज नहीं करना आपको, और इसको अच्छे से समझते हैं कि जब दो नाउन दे रखे होते हैं तो जो बाद वाला नाउन होता है, जो बाद वाला नाउन होता है उसके लिए दिस का यूज किया जाता है, और जो पहले वाला नाउन होता है उसके लिए दैट का यूज किया जाता है। दिस एक्सरसाइजेज द बॉडी, अब बॉडी की एक्सरसाइज कौन करा रहा है, गेम यानी कि खेल करा रहा है ना। और दिमाग की एक्सरसाइज कौन करा रहा है, वो वर्क करा रहा है, ठीक है ना। जब आप वर्क करते हैं मेंटली तो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है, और जब आप फिजिकली खेलते हैं तो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये जो दिस आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये प्ले के लिए आ रहा है, और ये जो दैट आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है,
वर्क के लिए आ रहा है। कई बार स्टूडेंट इन दोनों को रिप्लेस कर देता है, यहाँ पे दैट, यहाँ पे दिस, तो उसमें अर्थ ना होकर उसका अनर्थ हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि जब भी दो नाउन दे रखे हैं तो बाद वाले के लिए दिस आएगा और पहले वाले के लिए दैट आएगा। ये ध्यान रखना, इनको चेंज नहीं करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वर्च्यू एंड वाइस। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, और जो वाइस है इसका मतलब होता है दुर्गुण या फिर अवगुण। ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस, यानी कि ये अपने आप को ऑफर करते हैं कि आप चुनो किस चीज को चुनना चाहते हैं। डैश को चुनोगे तो दुख की तरफ जाओगे, डैश को चुनोगे तो ये तुम्हें ले जाएगा किसकी तरफ, खुशी की तरफ, खुशियों की तरफ, खुशी की तरफ नहीं, खुशियों की तरफ ले जाएगा ये तुम्हें, ठीक है, हैप्पीनेस की तरफ। तो अब स्टूडेंट क्या करता है, यहां पर वो ये देखेगा कि लीड्स टू माइजरी, यानी कि दुख की तरफ कौन ले जा रहा है, नेगेटिव चीज ले जा रही है, तो ये हो गया दैट। ठीक है, ये दूर लिखा हुआ है क्योंकि पहले ये लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है, तो जो बाद में लिखा हुआ होता है उसके लिए स्टूडेंट क्या लगा देता है, दैट लगा देता है। ठीक है, दैट लीड्स टू माइजरी। ठीक है, और खुशियों की तरफ कौन ले जाता है, पॉजिटिव चीजें ले जाती हैं, यानी कि गुण ले जाते हैं, ये पहले लिखे हुए हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट ने क्या लगा दिया, दिस लगा दिया, लेकिन उसने यहाँ पे अर्थ ना करके इसका अनर्थ कर दिया, अर्थ नहीं किया, ये उसने क्या कर दिया, ये उसने उसका अनर्थ कर दिया। कैसे, रूल ये है कि जब दो नाउन लिखे हुए हैं, जब दो नाउन लिखे हुए हैं, ठीक है, और दो सिंगुलर नाउन है ये, जब दो नाउन लिखे हुए हैं तो बाद वाले नाउन के लिए, बाद वाले नाउन के लिए किसका यूज किया जाता है, दिस का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दुर्गुण है, अवगुण है, बुराई है, बुराइयां ले जाती हैं हमें किसकी तरफ, खुशी की तरफ। इतना कलयुग है, इंसान जो बुराई कर रहा है वो खुशियों की तरफ जा रहा है जी। और दैट का यूज किया जाता है बाद वाले नाउन की तरफ, यानी कि जो अच्छाई कर रहा है वो दुख की तरफ जा रहा है। ये तो इसका सेंस बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ये क्या हो गया भैया, ये हो गया गलत। अब सही रूल क्या है कि जो बाद वाला नाउन है, जो बाद वाला नाउन है उसके लिए दिस का यूज किया जाता है, उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, दिस का, और जो पहले वाला नाउन है उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, दैट का यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस, दिस लीड्स टू माइजरी एंड दैट लीड्स टू हैप्पीनेस। दिस बाद वाला, ठीक है, और दैट पहले वाला, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ये भी एक एकदम छिपा हुआ सा कंसेप्ट था जो बहुत हद तक स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। ठीक है, तो आप इनको जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली। ओके, यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है काइंड ऑफ, क्या लिखा हुआ है, काइंड ऑफ लिखा हुआ है। तो ये जो काइंड ऑफ होता है, इस काइंड ऑफ से पहले दीज का यूज नहीं कर सकते, या तो दिस का यूज करेंगे या फिर दैट का यूज करेंगे। इस काइंड ऑफ से पहले दीज का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये जो काइंड ऑफ है ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है तो आगे आने वाला जो डिटर्मिनर है या फिर जो डेमोन्स्ट्रेटिव है उसको भी सिंगुलर करेंगे। सेम चीज सॉर्ट ऑफ के साथ होती है। ये जो सॉर्ट ऑफ होता है इसको, अब इसको दो तरीके से भी सही कर सकते हैं। अगर ये दोज दे रखा है तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे ये एस भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो नाउन दिया हुआ है वो भी प्लूरल दिया हुआ है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लूरल करनी पड़ेगी। ये दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, या तो इसको सिंगुलर कर दो, ये सिंगुलर है ही, इसको भी सिंगुलर करो और ये सिंगुलर था ही, या फिर तो आप सबको प्लूरल कर सकते हो, दोज सॉर्ट्स ऑफ मैन आर क्लेवर, क्योंकि ये मैन यहाँ पे प्लूरल दे रखा है। अब यहां पर भी दोनों चीजें की जा सकती हैं। ये दे रखा है काइंड्स, क्या दे रखा है, काइंड्स दे रखा है, तो या तो इस काइंड्स के अकॉर्डिंग इस दिस को चेंज कर दो, या फिर इस दिस के अकॉर्डिंग इस काइंड्स को चेंज कर दो और इसको क्या कर दो, काइंड कर दो। दिस काइंड ऑफ नोटबुक इज वेरी गुड, हो गया ये सेंटेंस सही। ठीक है, ही प्लान्स टू कंप्लीट दीज वर्क, यहां पर ये लिखा हुआ है वर्क, और ये जो वर्क होता है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अगर सिंगुलर नाउन आ जाए, अगर सिंगुलर नाउन आ जाए तो वहां पे कभी भी दीज का यूज नहीं होता है ना, वहां पे किसका यूज किया जाता है, वहां पर यूज किया जाता है दिस का। ठीक है, तो ये यहां पर हो जाएगा ही प्लान्स टू कंप्लीट दिस वर्क इमीडिएटली, ये इस तरीके से सही हो जाएगा। विल यू बी एट होम दीज मंडे आफ्टरनून। ओके, क्या तुम इस सोमवार को घर पर मिलोगे, ठीक है, मिल जाना। तो इसको अगर सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है मंडे, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है तो ये सिंगुलर ही, तो अगर सिंगुलर नाउन आ जाएगा
तो उससे पहले दीज या दोज का यूज नहीं करते, है ना। सिंगुलर नाउन से पहले दीज या दोज का यूज नहीं किया जाता। यहां पर किसका यूज किया जाएगा भैया, यहां पर होगा दिस का यूज। तो क्वेश्चन सही होगा भैया, विल यू बी एट होम दिस मंडे आफ्टरनून, क्या इस सोमवार की दोपहर को तुम घर पर मिल जाओगे। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज इज माई सेकेंड विजिट टू द यूएसए। ओके, अमेरिका की ये सेकेंड विजिट है इसकी, जो भी है। तो यहां पर ये क्या आ रहा है, इज आ रहा है ना। अगर इज आ रहा है तो इस दीज का यूज नहीं होगा। यहां पर किसका यूज कर देंगे, यहां पर हम यूज कर देंगे किसका, दिस का। दिस इज माई सेकेंड विजिट टू दी यूएसए। बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन दोज। ओके, यहां पर दो लड़कियों की तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, कि दोनों ही लड़कियां बोल्ड हैं, बहादुर हैं, ब्रेव हैं, लेकिन ये वाली दो लड़कियां हैं, एक ये वाली है, ठीक है, और एक ये वाली है। ठीक है, ये दो लड़कियां हैं। अब इनका कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये वाली इस वाली से बहादुर है। अब इन दोनों का अगर अलग अलग कंपैरिजन किया जा रहा है तो एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो इसीलिए यहां पर इस दोज का यूज नहीं किया जाएगा, है ना। दोज की जगह पे किसका यूज कर देंगे, दोज का सिंगुलर क्या होता है, दैट होता है। यानी कि बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन दैट। ये वाली उस वाली से, तो ये वाली एक अलग हो गई, वो वाली एक अलग हो गई। तो दोनों का इस तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये सिंगुलर की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, और दिस का जो प्लूरल होता है, दिस का प्लूरल होता है दीज, और जो दोज होता है, दोज का सिंगुलर होता है दैट, या फिर दैट, दोज और दिस, दीज, ऐसा काम करते हैं। द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन दैट ऑफ दैट। ठीक है भैया, ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन है, चलो आओ करते हैं इसको सॉल्व। द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम, यानी कि यहां पर बात की जा रही है किसकी, डोर्स की। किसकी बात की जा रही है, डोर्स की। द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन। ठीक है, अब यहां पर ये जो दैट आ रहा है, ये दैट यूज किया जा रहा है किसके लिए, डोर्स के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, डोर्स के लिए। ठीक है, अभी आगे और समझेंगे कि यहां पर इस दैट का ही यूज क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। ठीक है, अब डोर्स हुआ प्लूरल नाउन। अब अगर प्लूरल नाउन है तो क्या प्लूरल नाउन के लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दैट का यूज तो सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है ना। तो अब क्या करेंगे, यहां पर इस दैट को हम प्लूरल में चेंज कर देंगे। और दैट का प्लूरल क्या होता है, बताओ आप, दैट का प्लूरल होता है दोज। तो द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन दैट, दोज ऑफ दैट। दैट की जगह पे क्या कर देंगे, दोज। अब ये वाला जो दैट है, ये दैट किसके लिए आ रहा है, क्लासरूम के लिए आ रहा है, और क्लासरूम तो सिंगुलर है, क्लासरूम सिंगुलर है, तो इसीलिए यहां पर इस दैट को रहने दिया है। ठीक है, समझे आप। यहां पर कंपैरिजन किसका किया गया है, इस क्लासरूम के दरवाजों का उस क्लासरूम के दरवाजों से, ऐसा करके कंपैरिजन किया गया है इस सेंटेंस में कि डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम, यानी कि इस क्लासरूम के दरवाजे बड़े हैं। ठीक है, उस क्लासरूम के दरवाजों से, तो ये क्लासरूम सिंगुलर और वो जो क्लासरूम है वो भी सिंगुलर, लेकिन इनके जो दरवाजे हैं, डोर हैं, ये प्लूरल हैं। तो जब प्लूरल हैं डोर्स, तो डोर के लिए यहां पर जो दैट लगाया गया था सिंगुलर वाला, उसको हटाकर दोज लगा दिया गया। समझे आप, क्लियर है। ये देखो डिग्री तक इसका असर जा रहा है। दीज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक। अब यहाँ पे ये दीज है, यहाँ पे ये बुक्स है, यहाँ पे ये आर है, यानी कि जो ज्यादातर चीजें हैं वो प्लूरल दे रखी हैं। जब ज्यादातर चीजें प्लूरल दे रखी हैं तो इस काइंड ऑफ को भी क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक। या फिर आप क्या करो, इसको सिंगुलर करो, ये तो सिंगुलर था ही, इसको भी सिंगुलर करो और इसको भी सिंगुलर करो, या फिर सिंपल सिंपल सिर्फ इसको प्लूरल कर दो। दोनों ही तरीके हैं सही करने के, ये आप ध्यान रखना। दोनों ही तरीके हैं इनको सही करने के, जो आपको सुइटेबल लगे आप वो करो। या फिर नाउन के अकॉर्डिंग चलो, अगर नाउन प्लूरल बताना चाह रहा है तो ये भी प्लूरल हो जाएंगे, ये भी प्लूरल हो जाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। जैसे उंगलियों की बात की जाए तो उंगलियां तो प्लूरल हैं, तो फिर इसके हिसाब से बाकी की सभी चीजों को हमें प्लूरल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, दीज फ्रॉक्स आर योर्स बट दिस शर्ट्स आर माइन। ये कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये शर्ट्स लिखा हुआ है ना। चलो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट मेन पे नहीं पहुंचते। फ्रॉक्स प्लूरल है, प्लूरल से पहले हम दीज का यूज कर सकते हैं। शर्ट्स प्लूरल हैं, लेकिन प्लूरल से पहले हम दिस का यूज नहीं कर सकते।
प्लूरल से पहले हमें किसका यूज करना पड़ेगा? प्लूरल से पहले हम यूज करेंगे किसका? दीज का या फिर दोज का। तो वहां पे दिस दे रखा, तो दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। तो दीज फ्रॉक्स आर योर्स बट दीज शर्ट्स आर माइन, यानी कि वो जो फ्रॉक्स हैं वो तुम्हारी हैं, लेकिन ये जो शर्ट्स हैं ये मेरी हैं। नेक्स्ट, cows and donkeys are both useful animals. These carry us from one place to another and that give us milk. इस तरीके से ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर दो नाउन दे रखे हैं, तो जो बाद वाला नाउन होता है उसके लिए या तो आएगा दिस, क्या आएगा? दिस आएगा, या फिर इसके लिए यूज करेंगे हम किसका? दीज का। अब ये डिपेंड करता है कि नाउन किस तरीके का है। अगर ये नाउन प्लूरल है तो यूज कर देंगे हम किसका? दीज का। तो यहाँ पे ये जो डोंकीज हैं इनके लिए यहाँ पे दीज का यूज होगा, ठीक है। और जो पहले वाला नाउन होता है उस, यानी कि जो पहले लिखा हुआ है इधर, इसके लिए हम या तो यूज करेंगे दैट का, या फिर दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है, तो या फिर दोज का यूज करेंगे। अब ये जो नाउन दे रखा है यहाँ पर, ये नाउन है प्लूरल। अगर प्लूरल नाउन है तो हम किसका यूज कर देंगे? दोज का यूज कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलो अब सेंटेंस को देखते हैं। कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? गाय थोड़ी ले जाती है, गधे ले जाते हैं। गाय थोड़ी ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, गधे ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये जो डंकीज हैं इनके लिए किसका यूज होना चाहिए? दीज का। और साफ साफ दिख रहा है कि दीज का यूज हो रहा है, यानी कि यहां पर कोई गलती नहीं है। अनदर प्लेस एंड दैट गिव अस मिल्क, तो मिल्क देने का काम कौन करता है? काऊ करती है। और काऊ के लिए किसका यूज होना चाहिए? यहाँ पे यूज होना चाहिए दोज का। तो इस दैट को हटाएंगे और दैट की जगह पे किसका यूज कर देंगे? हम कर देंगे दोज का यूज। तो ये हो जाएगा दोज गिव अस मिल्क। सिंपल सी बात है, दोज किसके लिए आ गया? काऊ के लिए आ गया, ठीक है। और ये कंसेप्ट भी याद रखना, कई बार स्टूडेंट इसके लिए दिस दैट लगा, इसके लिए दिस दीज लगा देता है और इस वाले के लिए दैट दोज लगा देता है, जो कि आपको कभी भी नहीं करना है। इनमें बैकवर्ड चलते हैं, बैक वाले को पहला माना जाता है और इसको बाद वाला माना जाता है, इसको पास माना जाता है, इसको दूर माना जाता है। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। चलो अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे वो जो क्वेश्चन था उसको एक्सपेंड करके समझते हैं। यहाँ पर बात की गई है द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम, द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम, ठीक है, इस तरीके से बात की जा रही है। अब उसका कंपैरिजन किया जा रहा है किस चीज से? द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। तो एक बार ये क्लाइमेट पहले आ गया, फिर ये क्लाइमेट एक और बार आ गया, यानी कि एक नाउन का रिपीटेशन हो गया, एक नाउन का रिपीटेशन हो गया। और ये जो प्रोनाउन है इसको पैदा ही क्यों किया गया था? ये पैदा ही क्यों हुआ था? ये पैदा इस वजह से हुआ था कि नाउन के रिपीटेशन को रोक सके। ये पैदा इस वजह से हुआ था कि ये नाउन के रिपीटेशन को रोक सके, ठीक है। बार बार जो नाउन का रिपीटेशन होता है उसी को रोकने के लिए तो प्रोनाउन आता है। और क्या जरूरत है फिर प्रोनाउन की? प्रोनाउन की यही तो जरूरत है कि बार बार नाउन को रिपीट ना किया जाए, ठीक है। और यहां पर सेंटेंस में क्या हो रहा है? ये नाउन एक बार आ गया फिर दोबारा से रिपीट हो गया। तो अब ऐसे ही नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और इसके लिए यहीं पर हम क्या लगा देंगे भैया? यहां लगा देंगे हम दैट, फिर उसके बाद में ऑफ इंग्लैंड लिखा हुआ है। अब यही यहाँ पे नाउन अगर प्लूरल हो जाता तो दैट की जगह पे क्या लगा देते हैं? दोज लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक नाउन हुआ बेल्जियम और एक नाउन हुआ क्लाइमेट, ठीक है भैया। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। और दैट क्यों लगाया? दैट प्रोनाउन की हमें जरूरत पड़ी क्योंकि नाउन का रिपीटेशन हो रहा था, और नाउन का रिपीटेशन हो जाए ये बात बर्दाश्त नहीं है प्रोनाउन को, ठीक है। वो नाउन के रिपीटेशन को नहीं देख सकता। आओ इस वाले को समझते हैं। द टीथ ऑफ अ किड, यानी कि एक बच्चे के दांत की बात हो रही है, ठीक है, दांतों की बात हो रही है। आर शार्पर देन दैट ऑफ अ डॉग, यानी कि जो बच्चे के दांत होते हैं, छोटे छोटे दांत जब आ रहे होते हैं, वो एक बार एक उंगली डाल के देखना उसके दांतों में, तुम्हें नानी दादी सब याद दिला देगा वो छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो टीथ हैं किस चीज, किसके? किसी बच्चे के, उनके उनका कंपैरिजन किया जा रहा है ऑफ अ डॉग, यानी कि डॉग से कंपैरिजन किया जा रहा है। अब यहां पर ये जो तीत हैं, क्या इसको दोबारा से रिपीट किया गया है? इसको तो दोबारा से रिपीट नहीं किया गया। लेकिन ये जो तीत नाउन है ये कैसा नाउन होता है? ये नाउन होता है प्लूरल। कैसा नाउन होता है? ये प्लूरल नाउन होता है।
यहाँ पर ये जो नाउन था ये सिंगुलर था, अगर सिंगुलर नाउन था तो किसका यूज कर दिया, दैट का यूज कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो नाउन है ये तो प्लुरल है, तो प्लुरल नाउन के लिए तो हम दैट का यूज नहीं कर सकते, तो इस दैट की जगह पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इस दैट की जगह पे हम यूज करेंगे दोज का। तो ये हो जाएगा द टीथ ऑफ अ किड आर शार्पर देन दोज ऑफ अ डॉग, क्योंकि दांत एक थोड़ी होता है, दांत तो बहुत सारे होते हैं। तो समझे आप कि किस तरीके से ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं इनमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर। Fearless.